फिल्म की शुरुआत होती है सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक से। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर एड मास किचन में कॉफी बना रहा है, लेकिन साफ दिखता है कि वो अंदर से परेशान है। बार बार गोली चलने की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही है। फिर भी खुद को संभालकर वो काम पर लग जाता है। जैसे ही एड बैंक हॉल में आता है, दूसरी तरफ डिटेक्टिव ईगर भी बैंक में दाखिल होता है। वो बस अपना वेतन जमा करता है और फिर फटाफट ड्यूटी पर लौट जाता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। गार्ड गश्त कर रहे हैं, क्लर्क अपने कागजों में उलझे हैं और ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि पास की फैक्ट्री में आग लगी है, इसीलिए बाहर लगातार सायरन बज रहे हैं। इसी बीच बैंक मैनेजर एक लड़की लियाह को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो यहाँ टेलर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है। उसके रिज्यूमे में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जॉब हिस्ट्री में एक बड़ा गैप है। लियाह बताती है कि उसने काफी घूम फिर कर बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उसे नौकरी चाहिए। उधर हॉल में अचानक एक औरत शोर मचाने लगती है। उसके चेहरे पर आंसू का टैटू बना है। वो चिल्ला चिल्लाकर बैंक पर धोखाधड़ी और लोगों से पैसे लूटने का इल्जाम लगाती है। मैनेजर को इन सब की भनक भी नहीं है। वो इंटरव्यू जारी रखता है और इसी दौरान वो लियाह को बताता है कि पिछले 1 साल में उनके कई टेलर नौकरी छोड़ चुके हैं। कुछ तो कहते हैं कि बैंक में भूत प्रेत का साया है। तभी हेड टेलर सुसान उस औरत को रोकने आती है और बताती है कि ये बैंक की कस्टमर भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक 3 लोग फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहनकर बैंक में घुसते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। लियाह उस शोर मचाने वाली औरत की तरफ इशारा करती है और वो औरत अचानक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देती है। एक जोरदार मुक्का पड़ते ही गार्ड जमीन पर गिर जाता है और बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। तभी लियाह भी बंदूक निकाल लेती है और असिस्टेंट मैनेजर पर तान देती है। अब सच सामने आ जाता है। ये सब एक प्लान्ड बैंक रॉबरी थी। बाहर खड़ा गार्ड बस इतना ही देख पाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वो वॉकी टॉकी पर मैसेज देता है कि बैंक में मामूली झगड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही अंदर आता है, एक लुटेरा उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। बाकी दोनों लुटेरे सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं और उनके सिर पर बैग पहना देते हैं। तभी उस औरत का असली चेहरा सामने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि लियाह की बहन वी है। वो सबके मोबाइल इकट्ठा करने लगती है। दूसरा लुटेरा साइरस सारे सिक्योरिटी कैमरों पर पेंट कर देता है। इसी बीच तीसरा लुटेरा माइकल गार्ड को धमकाता है कि पुलिस को कहो, सब कंट्रोल में है। लेकिन डिटेक्टिव ईगर को शक हो जाता है और वो चुपचाप बैंक की जांच शुरू करता है। तभी उसके रेडियो पर अजीब सा मैसेज आता है, सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती हो रही है, लुटेरे बंधक बना रहे हैं, प्लीज पुलिस भेजो। अंदर लुटेरा क्रेमर टेलर्स को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करता है। टेलर्स डरते हैं, लेकिन आखिरकार खोल देते हैं। इधर बैंक मैनेजर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में गोली मार दी जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है और तभी माइकल उसे बेहोश कर देता है। मगर हैरानी की बात यह है कि माइकल उसका जख्म भी बांधने लगता है। साफ है कि वो जान से मारना नहीं चाहता। आखिरकार टेलर सुसान तिजोरी खोल देती है, लेकिन उसमें सिर्फ $70,000 होते हैं। क्रेमर गुस्से से चिल्लाता है, इतने बड़े रिस्क के बाद बस इतना पैसा? अब सब लुटेरे हैरान हैं। लियाह चाहती है कि निकल चलें, लेकिन वी और बाकी लुटेरे खाली हाथ जाने को तैयार नहीं। तभी एक बंधक अचानक बोल उठता है। वो असिस्टेंट मैनेजर है और उसे इस बैंक की पूरी जानकारी है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो लुटेरों को तुरंत इमरजेंसी अलार्म बटन दिखा देता है। कहता है, अगर डेटाबेस मैनेजर का पिन नहीं डाला तो ये अलार्म अपने आप बज जाएगा। वो शख्स वादा करता है कि अगर किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई तो वो उनकी मदद करेगा। वी, जो अब तक काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसकी बात मान जाता है और उसके सिर से बैग हटा देता है। और तभी बड़ा राज सामने आता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एड मास ही है। हाँ, वही आदमी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एड अलार्म तुरंत बंद कर देता है और बताता है कि बैंक में एक पुरानी तिजोरी भी है जो करीब 60-70 साल पुरानी है। उसका दावा है कि उसमें लगभग $6 मिलियन यानी $60 लाख छुपे हुए हैं। एड तो यहां तक कह देता है कि तहखाने का दरवाजा खोलने की चाबी भी उसके पास है। कुछ ही देर में वी और क्रेमर तहखाने की तरफ निकल जाते हैं।
बाकियों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कैमरों से उन पर लगातार नजर रखी जाए। प्लान के मुताबिक माइकल बाद में तहखाने में जाएगा ताकि सीवेज पाइप काटकर भागने का रास्ता बना सके। उधर लिया एड को एक अलग ऑफिस में ले जाती है। यहां से वो मॉनिटर पर सब कुछ देख सकती है। नीचे तहखाने में वी और क्रेमर उस पुरानी तिजोरी तक पहुंच भी जाते हैं। ऊपर माइकल बाकी बंधकों को नई तिजोरी में बंद कर देता है और खुद पहरे पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक माहौल शांत रहता है, लेकिन फिर बंधक बेचैन होने लगते हैं। सबसे पहले सुसान बोलती है और बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है। तहखाने में क्रेमर और वी को सच में वो तिजोरी मिल जाती है। उसका दरवाजा बहुत भारी है और उस पर पुराने पहिए वाले ताले लगे हुए हैं। क्रेमर अंदाजा लगाता है कि इसे तोड़ने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो वी तहखाने का बाकी हिस्सा चेक करने निकल जाती है और क्रेमर ताले में लग जाता है। अचानक बैंक की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, लेकिन कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता। लिया साइरस को कहती है कि एड पर नजर रखो और खुद बाकी बंधकों को चेक करने लगती है। बाहर झांक कर देखती है तो पता चलता है कि बैंक के सामने अब पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं। इधर माइकल सुसान को बाथरूम ले जाता है। सुसान उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल इतना नर्वस है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाता। नीचे तहखाने में क्रेमर लगातार ताले पर काम कर रहा है। उधर वी जब तहखाने के अंधेरे हिस्से में घूम रही होती है तो उसे पुराने स्टोरेज रूम में एक इंसान जैसी आकृति दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब माइकल सुसान को वापस लाता है तो लिया उसे देख लेती है और डांट देती है, प्लान से जरा भी मत भटकना, सब टाइम टेबल के हिसाब से ही करो। मजबूरी में माइकल तहखाने के दूसरे हिस्से में चला जाता है, जहां उसे पाइप काटकर भागने का रास्ता बनाना है। यहीं उसकी मुलाकात वी से होती है, जो घबराई हुई लगती है। वो बताती है कि उसने नीचे कुछ अजीब देखा है, कोई इंसान या शायद कुछ और। फिर वी ऊपर चली जाती है और माइकल को अकेला छोड़ देती है। अब साइरस बंधकों पर निगरानी रखने लगता है और बहनें तहखाने में क्रेमर की प्रगति देखने जाती हैं। लगता है कि क्रेमर तिजोरी खोलने ही वाला है, लेकिन तभी पूरी बैंक की लाइट चली जाती है और यहीं से सब कुछ डरावना हो जाता है। अंधेरे गलियारे में क्रेमर को दो अजीब आकृतियां नजर आती हैं। उनके सिर पर गंदे गंदे बोरे पड़े हैं। जैसे ही रोशनी टिमटिमाती है, वो आकृतियां बढ़ती जाती हैं। मॉनिटर पर देख रही लिया और वी हैरान रह जाती हैं। उन्हें स्क्रीन पर तो सिर्फ क्रेमर ही दिखाई दे रहा है, जैसे वो अकेला है और अपने हथियार को ढूंढ रहा हो। लेकिन अचानक उनकी आंखों के सामने कोई क्रेमर को घसीटकर पुराने स्टोरेज रूम में ले जाता है। तहखाने में मौजूद माइकल को अगले ही पल क्रेमर की चीख सुनाई देती है। ये सुनकर लिया परेशान हो जाती है और साइरस से कहती है कि तुरंत बंधकों की गिनती करो। फिर से लाइट टिमटिमाती है और अचानक नई तिजोरी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब साइरस और बाकी बंधक सब अंदर फंस चुके हैं। हॉल से तहखाने का दरवाजा भी बंद हो जाता है। लिया और वी मिलकर उसे खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर साइरस को कुछ बेहद डरावना दिखाई देता है। बंधकों के बीच सफेद नकाब पहना एक आदमी खड़ा है। वो घबराकर बंदूक निकालता है, लेकिन तभी गंदे बोरे पहने कई लोग अचानक प्रकट हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो सफेद नकाब वाला आदमी साइरस के मुंह में बंदूक ठूंस देता है। इसी बीच तहखाने के एक और हिस्से में क्रेमर को कई अज्ञात लोग घेर लेते हैं और उसे बार बार चाकू से मारना शुरू कर देते हैं। हॉल में लाइट्स फिर से आ जाती हैं और आखिरकार वी दरवाजा खोल लेती है। लेकिन जैसे ही लिया नई तिजोरी देखने पहुंचती है, उसे एक अजीब नजारा दिखता है। साइरस कहीं नहीं है और सारे बंधक वैसे ही बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। उधर तहखाने में माइकल देखता है कि क्रेमर एक कुर्सी से बंधा है और उसकी आंखें बेरहमी से निकाल दी गई हैं। क्रेमर रहम की भीख मांगता है, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी ताकत के काबू में आकर खुद ही अपनी ड्रिल से अपनी खोपड़ी छेद देता है। इसी बीच ऊपर ऑफिस में लिया एड से बात कर रही होती है कि तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ईगर है। वो चाहता है कि जिम्मेदार इंसान उससे बात करे। लिया ठंडी आवाज में कहती है, अगर पुलिस ने कोई गलती की तो बंधकों की जान जाएगी। लिया सोच में पड़ जाती है कि पुलिस को खबर दी किसने। उसका शक तुरंत सुसान पर जाता है। वो उससे पूछताछ करती है और यहां तक कि डरावना सवाल भी करती है।
क्या ये सब किसी अलौकिक ताकत की वजह से हो रहा है? शुरू में सुसान हिचकिचाती है, लेकिन फिर 1982 की एक पुरानी घटना बताती है। उस समय एक पागल आदमी ने बैंक लूटने की कोशिश की थी और कर्मचारियों को कई दिनों तक बंधक बनाया था। जब पुलिस ने उसकी मांगें ठुकरा दी तो उसने स्टाफ को एक दूसरे पर गोली चलाने पर मजबूर कर दिया। तभी से कोई बेसमेंट में जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लिया को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। वो सुसान को धमकाती है। तभी माइकल आ जाता है और बताता है कि क्रेमर मर चुका है। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें बैंक से निकल जाना चाहिए। उसी समय वी पैसों से भरा बैग लेकर लौटती है, लेकिन जब वो बैग खोलती है तो दंग रह जाती है। सारे नोट 1982 के हैं। अब उन्हें समझ आता है कि मामला बहुत गड़बड़ है। लिया गार्ड से पूछती है कि बाहर की स्थिति क्या है। गार्ड साफ कहता है, बंधकों को छोड़ दो और जान बचाकर भाग जाओ। इसके बाद लिया ऑफिस लौटती है और फोन पर आउटगोइंग कॉल का इंडिकेटर जलता हुआ देखती है। रिसीवर उठाती है तो दूसरी तरफ वही घबराई हुई आवाज है, सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती हो रही है। ये वही कॉल है जो डिटेक्टिव ईगर ने पहले सुनी थी। उधर माइकल बेसमेंट में पाइप काटने का काम कर रहा होता है कि अचानक उसे मदद की पुकार सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे भागता है और जमीन पर गिरी एक घायल औरत को देखता है, लेकिन अगले ही पल वो औरत एक जली हुई लाश में बदल जाती है और माइकल पर झपट पड़ती है। डरा हुआ माइकल भाग खड़ा होता है। कुछ देर बाद वी नीचे पहुंचती है और देखती है कि माइकल फर्श पर पेट्रोल डाल रहा है। माइकल कहता है कि वो भाग जाए, लेकिन खुद पीछे रुकने का फैसला करता है। वी उसे गले लगाती है और निकलने लगती है। माइकल तहखाने में आग लगा देता है, लेकिन इसी के साथ फायर अलार्म भी बज उठता है। ऊपर एड लिया से कहता है कि अब पुलिस अंदर घुसेगी। वो उससे विनती करता है कि बंधकों को जाने दे। हैरानी की बात है कि लिया मान जाती है और एड को चाकू देती है ताकि वो बंधकों को छुड़ा सके। इसके बाद वो पैसों का बैग लेकर बेसमेंट की ओर जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिया उसकी बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद पुलिस बैंक में घुसती है और लिया पर गोलियां बरसा देती है। घायल लिया सीढ़ियों पर गिर जाती है, लेकिन रेंगते हुए पाइपलाइन की ओर बढ़ती रहती है। इस बीच बंधक आजाद हो जाते हैं, लेकिन एड चुपचाप खड़ा रह जाता है। जैसे ही लिया पाइपलाइन के गेट तक पहुंचती है, उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है। वो पुरानी तिजोरी की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और तभी गंदे बैग पहने भूतिया लोग उसे घेर लेते हैं। जब लगता है सब खत्म हो गया, तभी अचानक माइकल सही वक्त पर आकर उसे बचाता है। वो लिया से बस एक बात कहता है, भागो, और खुद उन भूतों से लड़ने के लिए पीछे रह जाता है। लिया जैसे ही भागने वाली होती है, तभी सफेद नकाब वाला आदमी और बाकी भूत उस पर हमला कर देते हैं। माइकल अपनी आखिरी चाल चलता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है और पूरे बेसमेंट में आग लगा देता है। इससे लिया को पाइप से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। अगले दिन लिया एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रही होती है। रेडियो पर खबर आती है, सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती और आग, सभी लुटेरे मारे गए। कुछ देर बाद वो गाड़ी रोकती है और अपनी बहन वी को रास्ते से उठा लेती है। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव ईगर अभी भी जांच कर रहा होता है। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें लुटेरों की मौत रिकॉर्ड है, लेकिन अजीब बात यह है, उसमें सिर्फ लुटेरे दिख रहे हैं, कोई और नहीं। अब तक किसी ने भी उस असिस्टेंट मैनेजर को पहचान नहीं पाया जिसने उन्हें पुरानी तिजोरी तक पहुंचाया था। गवाह भी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको एहसास होता है कि उस शख्स ने कभी अपना नाम बताया ही नहीं। सुसान, जो 10 साल से बैंक में काम कर रही थी, उसे भी ऐसा कोई कर्मचारी याद नहीं आता। लेकिन तभी उसकी नजर पुलिस स्टेशन की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर दिखाकर कहती है, यही है, यही वही आदमी है जिसने लुटेरों की मदद की थी। लेकिन डिटेक्टिव ईगर तुरंत उसके दावे को नकार देता है और कहता है, यह नामुमकिन है। फिर असली सच सामने आता है। पता चलता है कि एड मास कोई मैनेजर नहीं था। वो तो 1982 की उसी डकैती का शिकार था। वही शख्स जिसने पुलिस को वो कॉल किया था, जिसे लोग उसकी मौत से पहले तक सुन पाए थे, क्योंकि उसी डकैती में उसे सड़क पर गोली मार दी गई थी। इस बीच लिया की गाड़ी खराब हो जाती है। अब भी इंजन खोलकर देख रही होती है।
दोनों बहनें कोशिश कर ही रही होती हैं कि अचानक नकाबपोश आदमी पीछे से आकर वी को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, यही थी द वॉल्ट की डर और रहस्य से भरी कहानी। IMDb पर इस फिल्म को सिर्फ 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि यह फिल्म अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। कहानी की शुरुआत बहुत मजबूत थी। बैंक रॉबरी, बंधक और अचानक आने वाला हॉरर ट्विस्ट वाकई दिलचस्प लगा। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, स्क्रिप्ट कई जगह बिखरी हुई लगी और क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं था जितनी उम्मीद थी। कुछ सीन जबरदस्ती खींचे हुए लगे और कई सवाल अनसुलझे रह गए। मेरी तरफ से इस फिल्म को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको हॉरर और हीस्ट का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे एक बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर मत बैठिए।